दीप्ति सरना मिसिंग केस। साल 2015 में दीप्ति के गायब होने की दिलचस्प कहानी। हमारे आज की कहानी की शुरुआत तो दिल्ली से होती है, मगर इसका अंत हरियाणा में होता है। एक सीधा साधा संपन्न परिवार जो किसी लड़के की सनक का शिकार हो गया और इसी सनक की वजह से सरना परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा। तो आखिर क्या थी दीप्ति सरना के गायब होने की वजह? आखिर क्यों दिन दहाड़े एक लड़की को बीच रास्ते से उठा लिया गया? आखिर अपराधियों का इसके पीछे मकसद क्या था? जानेंगे सब कुछ विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। परंतु वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है दिल्ली में रहने वाले 3 सदस्य के सरना परिवार की। इस परिवार में चिराग सरना अपनी पत्नी रजनी सरना तथा इनकी बेटी दीप्ति सरना के साथ रहते थे। इनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दीप्ति ने साल 2014 में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो दिल्ली की एक टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करने लगी। दीप्ति के दफ्तर का समय सुबह 10 से रात 8 बजे का था। हालांकि दीप्ति की रविवार की छुट्टी रहा करती थी और इस दिन दीप्ति अपने मंगेतर से मिलने जाया करती थी। दीप्ति को नौकरी करते हुए साल भर बीत चुका था और अब साल 2014 से साल 2015 आ चुका था। अगस्त का महीना था, 26 तारीख का दिन था। दीप्ति सुबह 9:30 बजे अपने घर से दफ्तर के लिए निकलती है। उस दिन दीप्ति जिस ऑटो में बैठती है उसमें पहले ही एक लड़की मौजूद थी। दरअसल दीप्ति सुबह तो नहीं परंतु शाम को उसी ऑटो में बैठा करती थी जिस ऑटो में पहले से ही लड़कियां मौजूद हो, क्योंकि रात के समय अकेली लड़की सुरक्षित नहीं होती। खैर, इत्तेफाक से 26 अगस्त को उस ऑटो में एक लड़की मौजूद थी, परंतु आधा सफर तय करने के बाद वो ऑटो रास्ते में ही बंद हो जाता है। ऑटो चालक दीप्ति तथा साथ में मौजूद लड़की को कहता है कि उसके ऑटो में कुछ खराबी हो गई है और वो उन्हें दूसरे ऑटो में बिठा देगा। तभी पीछे से एक ऑटो आता हुआ नजर आता है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दूसरा ऑटो चालक जैसे पीछे तैयार खड़ा हो। खैर, दोनों लड़कियां दूसरे ऑटो में सवार हो जाती है, परंतु कुछ दूरी पर चलने के बाद ऑटो चालक अपने ऑटो को सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ लेता है, जिससे दीप्ति और दूसरी लड़की घबरा जाती है और चीखने लगती है। इनका चीखना ज्यादा हो इससे पहले ऑटो चालक के 2 और साथी उस जगह पहुंचकर दीप्ति के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, किंतु दूसरी लड़की को इस हिदायत के साथ छोड़ दिया जाता है कि यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ न बताया जाए। परंतु लड़की जंगल से बाहर आते ही एक ऑटो चालक से पूरी घटना का जिक्र कर देती है, जिसके बाद ऑटो चालक इस घटना की सूचना पुलिस को दे देते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है और दीप्ति को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर दीप्ति के घर पर दीप्ति के दफ्तर से फोन आता है कि दीप्ति आज दफ्तर नहीं आई। माता पिता भी चिंतित हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार दीप्ति के मंगेतर से पूछने के बाद माता पिता दीप्ति की गुमशुदगी दर्ज करवाने थाने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आज सुबह दीप्ति का अपहरण हो चुका है। दूसरी तरफ अब तक अपहरणकर्ता दीप्ति को लेकर हरियाणा पहुंच चुके थे। इस अपहरण में कुल मिलाकर 3 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 को सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, किंतु तीसरा व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र था उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दरअसल हरियाणा पहुंचने के बाद देवेंद्र अपने बाकी के 2 साथियों से कहता है कि वो दोनों वापस दिल्ली चले जाए। दीप्ति का ध्यान रखने के लिए वो अकेला ही काफी है। देवेंद्र की बात सुनकर बाकी के 2 लोग फिर से दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह किसी तरह दीप्ति को ढूंढ निकाले, जिसके लिए दीप्ति के पोस्टर छपवाए गए। पुलिस टीम द्वारा दीप्ति सर्च ऑपरेशन चलाया गया, परंतु दीप्ति का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। ऑटो के
नंबर से ऑटो चालक के घर का पता मिला, परंतु वो भी फर्जी निकला। पुलिस दीप्ति को खोजने का अपना हर संभव प्रयास कर रही थी, परंतु नाकामी के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे और अब तारीख थी 29 अगस्त की, परंतु इन 3 दिन में दीप्ति के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि देवेंद्र ने दीप्ति का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। दीप्ति के हाथों को भी खोल दिया गया। जब भी दीप्ति रोती तो देवेंद्र से चुप करवाता। किसी दोस्त की तरह देवेंद्र ने दीप्ति का पूरा ध्यान रखा। दीप्ति ने देवेंद्र से पूछ लिया कि आखिर उसने उसका अपहरण क्यों किया है, तो देवेंद्र ने बताया कि उसके मंगेतर के कहने पर उन्होंने उसका अपहरण किया है। इधर देवेंद्र के साथियों का बार देवेंद्र को फिरौती मांगने के लिए फोन आ रहा था, किंतु देवेंद्र ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और 29 अगस्त की शाम को देवेंद्र ने दीप्ति को अपनी कैद से आजाद कर दिया। 3 दिन साथ रहने के बाद दीप्ति ने देवेंद्र को अपना दोस्त मान लिया, क्योंकि 3 दिन तक देवेंद्र ने उसका काफी ख्याल रखा। देवेंद्र की कैद से आजाद होने के बाद दीप्ति ने अपने परिवार को फोन किया और इस बात की जानकारी दी कि वो अभी हरियाणा में है और दिल्ली की ट्रेन में बैठ रही है। दिल्ली स्टेशन पर दीप्ति के परिवार के साथ पुलिस भी मौजूद थी। दीप्ति अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस अपहरण के अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उसका मंगेतर भी पकड़ा जाएगा। यही सोचकर दीप्ति ने पुलिस को अपने साथ हुई वारदात तो बता दी, परंतु जब पुलिस ने देवेंद्र का स्केच बनवाने की बात की तो दीप्ति ने झूठ बोल दिया कि अपहरणकर्ता ने अपने चेहरे पर कपड़े से ढक रखा था, जबकि ऑटो में मौजूद लड़की ने पुलिस को पहले ही देवेंद्र के चेहरे का स्केच बनवा दिया था। इसके बाद पुलिस ने दीप्ति से उस लोकेशन के बारे में पूछा जहां उसे 3 दिन तक रखा गया था, परंतु इस पर भी दीप्ति ने झूठ बोल दिया कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। घर आकर जब दीप्ति ने अपने मंगेतर से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उसने दीप्ति को विश्वास दिलाया कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। इधर पुलिस टीम भी देवेंद्र को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी और आखिरकार एक दिन मुखबिर की सूचना पर देवेंद्र और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तीनों आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने दीप्ति को भी आरोपियों की पहचान के लिए थाने बुलवाया, परंतु दीप्ति के अंदर इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर देवेंद्र ने उसका अपहरण क्यों किया और क्यों उसने इन सब के पीछे उसके मंगेतर का नाम लिया। पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। दरअसल देवेंद्र कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं, बल्कि इसने हत्या जैसा संगीन जुर्म तक को भी अंजाम दे रखा था। तो देवेंद्र की कहानी कुछ इस प्रकार। 7वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान देवेंद्र ने शाहरुख खान की फिल्म डर देखी और इस फिल्म को देखकर देवेंद्र काफी प्रभावित हुआ। उस दिन देवेंद्र के मन में ये बात घर कर गई कि उसे भी एक ऐसा इंसान बनना है जिससे लोगों को उससे डर लगे और इस तरह देवेंद्र ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। देवेंद्र ने साल 2015 तक कहीं चोरी डकैती लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और साल 2014 में देवेंद्र एक खून के आरोप में गाजियाबाद जेल में बंद था। इस दौरान उसकी मुलाकात जेल के 2 अन्य कैदियों से हुई और इन तीनों ने मिलकर जेल से भागने की योजना बनाई, जिस योजना में वो सफल भी हो गए। ये बात जनवरी 2015 की है। इस दिन तक देवेंद्र पर कुल 30 मुकदमे दर्ज थे और अब देवेंद्र इस अपराध की दुनिया से ऊब चुका था
उसे एक सुंदर लड़की देखकर शादी करके अपना घर बसाना था। इसी जद्दोजहद में उलझा देवेंद्र एक दिन उसकी नजर दीप्ति पर पड़ती है, जो कि कन्नौज में अपने मंगेतर के साथ नजर आती है। दीप्ति को देख पहली नजर में देवेंद्र उसका दीवाना हो जाता है। अब हर हाल में वो उसे पाने की कोशिश करने की ठान लेता है। इसके लिए देवेंद्र दीप्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है और इस जानकारी में दीप्ति का नाम, पता, पढ़ाई, काम, माता पिता सब कुछ शामिल था। ये जानकारी प्राप्त करने में देवेंद्र को लगभग 5 महीने का समय लगता है, यानी कि कुल 150 दिन। इस दरमियान वो अपने साथियों से कमाई करने के लिए एक ऑटो खरीदने की भी कहता है, किंतु उसके दिमाग में तो दीप्ति के सपने थे। कमाई तो सिर्फ एक बहाना थी। वो दीप्ति को अपने ऑटो में दफ्तर छोड़ना चाहता था। जब देवेंद्र को मालूम हुआ कि दीप्ति किसी लड़के से प्यार करती है, तो उसने एक आखिरी अपराध करने का मन बना लिया, जिससे दीप्ति के दिल में उसकी जगह बन जाए और दूसरा उसका मंगेतर रास्ते से हट जाए। परंतु देवेंद्र फिर से जेल की सलाखों के पीछे चला गया। जब ये बात दीप्ति के परिवार को पता चली, तो उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपना घर भी बेच दिया और दूसरी जगह पर रहने लगे। अब कभी भी अगर देवेंद्र जेल से बाहर आए तो वह दीप्ति का पीछा ना कर सके। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।